ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम रीट सी टेट यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आगे आने वाले टेट सुपर टेट रीट सी टेट में भी आपको बेनिफिशियल होंगे और आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी अपने राइट रिस्पॉन्सेस या सही उत्तरों को कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और अपनी जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है यूपी टेट सी टेट सुपर टेट उसको असेस करें। देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पर टेट सुपर टेट सी टेट रीट, देखो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम आपका होता है वो मोस्टली मेमोरी लेवल का होता है और आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यूपी टेट में आपको मोस्टली क्वेश्चन मेमोरी लेवल के होते हैं, आपको पढ़कर जाना होगा और डीप स्टडी आपको करनी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं रीट के एग्ज़ाम की, जो राजस्थान का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्वेश्चंस आपके रीट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, आपके सुपर टेट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए हैं और हरियाणा टेट में भी पूछे गए हैं। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है या सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। ठीक है, फादर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ यूजेनिक्स किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका गाल्टन, क्रोक्रो, रॉस, वुडवर्थ। तो आपका यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स है वो है आपका गाल्टन। गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है या सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपना यूजेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है 1883 में। क्लियर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, उपकल्पनात्मक चिंतन की प्रक्रिया किस अवस्था में पाई जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग फाउंड इन विच स्टेज। यहाँ पर बात हो रही है जीन पियाजे की स्टेजेस की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं। पहली है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी पेशीय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड ऑप्शन प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको यहाँ पर राइट रिस्पांस बताना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट रिस्पांस है वो होगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाइपोथेटिकल रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पर या थिंकिंग की बात हो रही है जब बालक 11 से 16 वर्ष या 17 तक, ठीक है, क्या होता है बालक में परिकल्पनात्मक तथा अमूर्त अवधारणाओं की, हाइपोथेटिकल और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं होती है उनके बारे में बच्चा डिसीजन ले सकता है, उनके बारे में रीजनिंग कर सकता है, उनके बारे में अपने लॉजिक लगा सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर डेवलप होने लगती है, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चे हाइपोथेटिकल और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं या सोचने की समझ जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यहाँ पर उनके अंदर डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पर, अध्यापिका ने ध्यान दिया है कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर पूर्व क्रियात्मक चिंतन, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। ऑप्शन सेकंड समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन थर्ड सहारा देना या पाड़ देना, स्कैप फोल्डिंग। ऑप्शन फोर है आपका यहाँ पर पार्श्वकरण या लेटरलाइजेशन। तो आपको यहाँ पर राइट रिस्पांस बताना है कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पर जो राइट रिस्पांस है वो होगा स्कैप फोल्डिंग, पाड़ देना या सहारा देना।
ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कैप फोल्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका है, अध्यापिका ने ध्यान दिया पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में नहीं, उसके जो सीखने का जो एरिया है उस एरिया से बाहर की चीज़ है जिसकी यहाँ पर टीचर बात कर रही हैं। फिर भी वह एक वयस्क यह साथी के मार्गदर्शन में, जो वयस्क है जो उसका साथी है वो कौन है, वो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। उसके पास उस बच्ची से ज़्यादा नॉलेज है जो उसको वहाँ पर हेल्प करेगा। वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके लिए आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके गार्जियंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है यहाँ पर, खिलौनों की आयु कहा जाता है या टॉयज किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, शैशवावस्था, बेबीहुड। ऑप्शन 4 आपका उपर्युक्त सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि खिलौनों की आयु या टॉयज किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था का ऑप्शन नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पर शैशवावस्था को लगाएंगे, लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था दिया होता है तो हमको अर्ली चाइल्डहुड ही यहाँ पर लगाना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, के विचार से डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। एक्टिव लर्नर और लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है या किसका कॉन्सेप्ट है? पावलोव, जुंग, पियाजे, कोहलबर्ग। तो आपको बताना है कि लिटिल लर्नर या लिटिल साइंटिस्ट और एक्टिव लर्नर किसने कहा है। तो ये दिया है कॉन्सेप्ट आपका जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बालक को नन्हा अन्वेषक और लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को खुद से बनाते हैं, उनको वेरिफिकेशन करते हैं और उनको आगे यूज़ भी करते हैं। तो आपका जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह समझ को प्रदर्शित कर रही है। आत्म केंद्रिता, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, कार्य कारण, कॉशन इफेक्ट, पलटावी चिंतन, रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक थॉट। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स है आपका वो होगा कार्य कारण, कॉज एंड इफ़ेक्ट। बच्चे के अंदर इतनी समझ विकसित हो गई है, उसको मालूम है कि धूप में, ठीक है, हीट होती है, हीट की वजह से कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, कॉज एंड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों का यह महसूस करना। एडोलसेंट की बात हो रही है, सभी मेरी ओर देख रहे हैं की संज्ञा दी जाती है। व्यक्तिगत मिथक, पर्सनल फेबल, काल्पनिक दर्शन, इमेजिनरी ऑडियंस। ऑप्शन थर्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन 4 बुलिमिया नर्वोसा। तो आपको यहाँ पर बताना है जब किशोर महसूस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी स्टेज पे जाते हैं और आप उससे पहले स्टेज पे नहीं गए होते हैं, या आप कुछ ऐसा वर्क करने जा रहे होते हैं जो आपने भीड़ भाड़ वाले इलाके में करना है, क्राउड में करना है, या कॉलेज में आपको प्रेजेंटेशन देना है, पूरा सेमिनार हॉल भरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको लगता है कि सब आपकी तरफ देख रहे हैं, वहाँ पर सबका जो ध्यान वो आपकी तरफ है। अगर आप सॉन्ग सुना रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच देते देते आपके मन में एक कन्फ्यूजन रहता है, एक भ्रम रहता है कि सभी लोग इस समय हमारी तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन तब भी आपके पास एक इमेजिनेशन, एक कल्पना बन जाती है कि सबका ध्यान आपकी तरफ ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काल्पनिक दर्शक,
इमेजिनरी ऑडियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? एक खाने से संबंधित विकार है या ईटिंग डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या होता है, एक ये बीमारी है, यहाँ पर लोग अपने भोजन को प्रतिबंधित कर देते हैं, बहुत कम मात्रा में कर देते हैं, जिससे कि उनका वेट इंक्रीज ना हो वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है यह बालिकाओं में ज़्यादा पाई जाती है। ये नर्वोसा वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके रीट के एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं और हर बार रीट के एग्ज़ाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे बता देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है लोग अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ईटिंग डिसऑर्डर है, मैक्सिमम गर्ल्स में पाई जाती है। कौन सी गर्ल्स में? जो आपके किशोरावस्था में होती हैं या एडोलसेंट होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक उनके अंदर आ जाता है कि उनको स्लिम रहना है, वेट गेन ना हो वहाँ पर, तो क्या होता है बहुत कम खाते हैं। ठीक है, खाने से संबंधित विकार हो जाता है और वज़न घटाने की बहुत ज़्यादा चिंता उनको रहती है। या तो भोजन कम कर देते हैं, कैलोरी कम कर देते हैं, एक्सरसाइज को बढ़ा देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है खाना खाने के बाद वोमिटिंग नहीं आ रही होती है, उसको जानबूझकर ज़बरदस्ती कर देते हैं। तो एक आपका ईटिंग डिसऑर्डर है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर हमारा, 3 साल का एक बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। यह एक उदाहरण है। ठीक है, सूरज आपकी बात हो रही जो आसमान में सूरज होता है। ठीक है, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। ये उदाहरण है जीववाद, एनिमिज्म, आत्मकेंद्रण, ईगोसेंट्रिज्म, आलोचना का, क्रिटिसिज्म, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि राइट रिस्पॉन्स कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा एनिमिज्म, जीववाद। जीववाद आपका कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जीन प्याजे की स्टेजेस में बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पर जीन प्याजे की स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विद एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है एनिमिज्म में? एनिमिज्म में होता है कि बच्चा जो भी चीज़ें होती हैं आपकी मोशन करने वाली, ठीक है, खिलौने जो उनके होते हैं मोशन करने वाले, सूरज, चंद्रमा, बादल, पेड़ जो मोशन करते हैं, ठीक, जो रोटेशन करते हैं, उनको बच्चा सजीव समझता है, लिविंग थिंग्स समझता है, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ बिहेवियर करता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, वो टेडी बियर के साथ में खेलता है। तो जैसी रात होती है या ठंड का मौसम होता है और उसका टेडी बियर बाहर रह गया, तो वो क्या होता है, टेडी बियर को बाहर लेने जाता है। क्यों? इसलिए लेने जाता है कि उसको ठंड ना लग जाए। और आप देखते होंगे कि छोटे पे बच्चे होते हैं, गुड्डे गुड़िया की शादी कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर उनको सजीव मानते हैं, लिविंग थिंग्स मानते हैं, उनके साथ वैसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो लिविंग थिंग्स के साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना या लिखना या कोई भी वर्क आपका हो सकता है, वो बाएं हाथ से करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, वंशानुगत व्यवहार, हेरिडेटरी बिहेवियर, विकासात्मक व्यवहार, डेवलपमेंटरी बिहेवियर। ऑप्शन थर्ड, गलत व्यवहार, रॉन्ग बिहेवियर। ऑप्शन डी, सभी। तो आपको यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स बताना है कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा डेवलपमेंटरी बिहेवियर, विकासात्मक व्यवहार। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्यों नहीं होगा? फर्स्ट इसलिए नहीं होगा, वंशानुक्रम कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके माता पिता बाएं हाथ से वर्क करते हैं या दाएं हाथ से करते हैं, लेफ्टी राइटी हैं, तो आपके अंदर भी वो इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है कि जब आपने वर्क करना स्टार्ट किया हो, जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की हो, ठीक है, तो किसी ने आपको राइट हैंड की जगह पर पेंसिल लेफ्ट हैंड में थमा दी और उसी के थ्रू आप वर्क करना स्टार्ट वहाँ पर कर दिए। तो ये आपका विकासात्मक व्यवहार होता है, डेवलपमेंटरी बिहेवियर होता है, जो कि आपके वंशानुक्रम हेरिडिटी पर बेस्ड नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डैश 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 एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु मानव समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। तो आपको यहाँ पर बतानी है वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू बालक, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए या एक्टिव मेंबर बनने के लिए कुछ स्किल्स को सीखता है, वो कौन से प्रोसेस में आती हैं। डेवलपमेंट, विकास, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, लर्निंग, सीखना, मैच्योरिटी, परिपक्वता। तो आपको यहाँ पर राइट रिस्पांस देना है। तो आपका यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स है वो होगा सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। क्यों? क्योंकि बालक एक समाज का अंग है, बालक को समाज, सोसाइटी में रहना है और सोसाइटी के कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जिनके बाद आप सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएंगे, स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोशलाइजेशन या सामाजिकरण, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसको रहन सहन, रीति रिवाज, ठीक है, मान सम्मान के बारे में सोचना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पर, युवा किशोरों की यह मान्यता है कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं। जो आपके एडोलेसेंट के बॉयज़ होते हैं या लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो वो अपने आप को प्रत्येक बच्चे से भिन्न समझते हैं। या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड समझेंगे, वो टैलेंट उनका किसी भी एरिया में हो सकता है, पढ़ने में, लिखने में, डांसिंग में, सिंगिंग में, ठीक है, या फालतू की चीज़ों में, कोई भी एरिया वहाँ पर हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मिथक, पर्सनल फेबल, काल्पनिक दर्शन, इमेजिनरी ऑडियंस, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मघाटन, सेल्फ डिस्क्लोजर। इसमें आपको बताना है कि राइट रिस्पॉन्स क्या होगा। तो यहाँ आपका राइट रिस्पॉन्स होगा व्यक्तिगत मिथक। पर्सनल फेबल होते हैं, वो अपने आप को वहाँ पर ऐसे डील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डेफिनेशन भी सुनी है, किशोरावस्था में बच्चे का जो बिहेवियर होता है बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर होता है। वो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, उनको राइट में जाना है कि रॉन्ग में जाना है कि लेफ़्ट में जाना है कि, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज होती है। और इसी स्टेज में बच्चे जब ये समझते हैं कि वो हर बच्चे से भिन्न है, अगला बच्चा उनसे भिन्न है, तो इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मिथक या पर्सनल फेबल। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा यहाँ पर, किसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया है? मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसने बच्चों के मोरल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया है या अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं? पहला कोहलबर्ग, ऑप्शन सेकंड जीन पियाजे, ऑप्शन थर्ड दोनों, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स कौन होगा। तो यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स आपका होगा बोथ, ए एंड बी, कोहलबर्ग और जीन पियाजे। क्योंकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो मोरल थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उसी के बेस पर कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी को दिया है, ठीक है। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है या मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में दे दिया जा रहा है यहाँ पर, उसके वहाँ जाकर आप कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसको डीपली पढ़ पाएंगे विद एग्जाम्पल्स, उनकी स्टेज और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार सही तथा गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, जब हमारे सामने कोई एक क्वेश्चन रखा जाता है और उसके ऊपर हमको डिसीजन लेना है कि सही है कि गलत है, किस तरह से हमको अपने ओपिनियन देने हैं, अपने विचार देने हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सहयोग की नैतिकता, मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, नैतिक यथार्थवाद, मोरल रियलिज्म, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट रिस्पॉन्स। ये आपका सीटेट में भी पूछा जा चुका है, रीट में भी पूछा गया है, एचटेट में भी पूछा गया है
और जो आगे आपका सी टेट, सुपर टेट, एस टेट, वहाँ पर भी आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की, चामस्की इनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, मोरल रीजनिंग, ठीक है, नैतिक तर्कना इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा यहाँ पर, मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड में भाषा डैश डैश के बजाय अधिक है। तो आपको यहाँ पर जो गैप्स हैं वहाँ पर वर्ड को फिट करना है कि कौन सा वर्ड वहाँ पर फिट होगा। पहला आपका अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिक और सामाजिकृत, सोशलाइज। सेकंड सामाजिकृत, अहम केंद्रित, सोशलाइज, ईगोसेंट्रिक। जीववादी, एनिमिस्टिक, सामाजिकृत, सोशलाइज। मैच्योर, इमैच्योर। तो आपको यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स बताना है। तो यहाँ आपका राइट रिस्पॉन्स होगा सामाजिकृत, अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था या मिडिल चाइल्डहुड में भाषा सामाजिकृत के बजाय ईगोसेंट्रिक होती है। यहाँ बच्चा अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, वो अपने नज़रिए से चीज़ों को देखता है और जो सोसाइटी का नज़रिया होता है उसको वो नेगलेक्ट करता है, क्योंकि ये इस स्टेज में बालक के पास आत्म केंद्रिता, वो जो कुछ भी सोचता है अपने मायने में सोचता है, अपने को साथ लेके सोचता है। सोसाइटी सेकेंडरी है वहाँ पर, या सोसाइटी को वो नेगलेक्ट करता है वहाँ पर। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बेबीहुड स्टेज की बात हो रही है। ये आपकी स्टेज है तो कौन से नंबर की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपकी जो शैशवावस्था होती है, बेबीहुड स्टेज है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में, ये आपकी सेकंड स्टेज है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। क्यों? क्योंकि जो पहली अवस्था है आपकी वो गर्भावस्था है, उसके बाद आपकी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, या जिसको हम बेबीहुड बोलते हैं, उसके बाद बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है या किसने कॉन्सेप्ट दिया है मेंटल एज का, ठीक है, बिनी साइमन, ईस्टर्न, टर्मन, सिरिल बर्ट। तो आपको यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स बताना है कि जो मेंटल एज है वो किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ आपका राइट रिस्पॉन्स होगा बिनी साइमन, या फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और टर्मन ने आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, कौन सा, आईक्यू वाला फॉर्मूला, MA/C/100। ईस्टर्न ने बात की है यहाँ पर आईक्यू की बात की है, ठीक है। तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बिनी साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 18, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक इज़ रिटन बाय। जो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, पावलव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक। आपको यहाँ पर बताना है किसने लिखी है। तो जो आपकी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक है वो स्किनर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, अपने जो एक्सपेरिमेंट है कबूतर चूहों के ऊपर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है। डेनियल गोल्डमैन रिलेटेड टू सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। तो आपको यहाँ पर बताना है, डेनियल गोल्डमैन का नाम आपने सुना होगा। डेनियल गोल्डमैन भी आपके सुपर टेट में आ चुके हैं 2 बार, और आपका यूपी टेट में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या राइट रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स है आपका संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गोल्डमैन ने दिया है, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को पहली बार डिफाइन किया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क भी किया है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जो क्रिएटिविटी की प्रोसेस है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है आपका, आयोजन, प्रिपरेशन, उद्भवन, इंक्यूबेशन,
अभिप्रेरणा मोटिवेशन, प्रबोधन इल्यूमिनेशन। तो आपको यहाँ पर बताना है राइट रिस्पॉन्स कौन सा होगा आपका। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन सी मोटिवेशन, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी है आपकी सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है उसमें मोटिवेशन इंक्लूड नहीं रहता है। यहाँ पर जो आपका इंक्लूड क्या रहता है, ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं अनुवादन, वो आपके प्रोसेस में आता है। ये 4 स्टेप में आपकी कंप्लीट होती है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और लास्ट आपका रहता है इसमें ट्रांसलेशन या अनुवादन। जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, पहला प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, प्रबोधन या इल्यूमिनेशन, लास्ट आपका ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। पहले आपको बताएं कि रीट का एग्ज़ाम का जो होता है पेपर बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है। सी टेट का आपका रिफ्लेक्टिव लेवल का होता है, यूपी टेट आपका मेमोरी लेवल का होता है। तो आप यहाँ लास्ट में जितने आपके रिस्पॉन्स राइट हुए हैं आप लोग ईमानदारी से बताएँगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।